और कई अन्य संशोधन भी सुझाए गए। लंबी चर्चा के बाद देर रात इस विधेयक को 232 के मुकाबले 288 मतों से पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े, विपक्ष में 232 मत पड़े। अब इस विधेयक को ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश कर दिया गया है और बिल पर चर्चा जारी है। राज्यसभा में इस वक्त 236 सदस्य हैं। इसमें बहुमत के लिए 119 सांसद चाहिए। बीजेपी के पास उसके अपने 98 सांसद हैं और एनडीए के सहयोगियों के साथ कुल संख्या 119 पहुंचती है। इसमें जेडीयू के 4, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। इससे एनडीए की ताकत 125 हो जाती है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। अगर कुछ सांसद गैर हाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर विपक्ष के पास 100 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन है। कुछ पार्टियों का स्टैंड अभी साफ नहीं है, जिसमें बीजेडी से 7, वाईएसआरसीपी से 7, बीआरएस से 4, बीएसपी से 1 सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दलों ने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राजनीतिक स्थिति बदल गई है, इसलिए इनका रुख बदलता है तो भी एनडीए अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकता है। लेकिन कल क्या हुआ लोकसभा में, ये भी जानने लायक है। हर किसी ने अपनी तरफ से संशोधनों को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी बात रखी। विपक्ष ने ऐतराज रखे। विपक्ष ने इसको रिफॉर्म नहीं, मोनोपोली का नाम देने की कोशिश की। वहीं सरकार का कहना था कि वक्फ की आड़ में जो अब तक होता आ रहा था, वक्फ जिस लिए था वो गरीब मुसलमानों तक उसका कोई फायदा नहीं था। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, राज्यसभा में जीत का 100% विश्वास। मोदी की उम्मीद, भाईजान की उड़ी नींद। देर रात चर्चा के बाद बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट, जबकि विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। ओवैसी ने लोकसभा में फाड़ा बिल। बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के बिल पेश करने के बाद इस पर लोकसभा में हुई चर्चा में सभी दलों के सदस्यों ने भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस, डीएमके, यहां तक कि पप्पू यादव जैसे निर्दलीय सांसदों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन जब ओवैसी का बोलने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी बात कहने के बाद बिल फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर। बिल को फाड़ दिया। ओवैसी ने कल प्रोवोक किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। वो बिल को नहीं फाड़ सकते। जनता के जनादेश पे चुनी हुई सरकार का बिल था। उस बिल को पे उनको विरोध करने का हक था। वो असहमति व्यक्त कर सकते थे, वोट खिलाफ दे सकते थे, लेकिन बिल फाड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोकतंत्र का। वक्फ बिल पर अब राज्यसभा में अग्नि परीक्षा है। बिल को लेकर चर्चा जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल में अपना अधिकार नहीं मिलता है तो अब अपील के अधिकार के तहत अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। इधर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपको आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। विपक्ष का काले कपड़ों में प्रदर्शन। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में डीएमके सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर नजर आए।
उनका कहना था ये लोकसभा द्वारा पारित एक कठोर कानून है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, कल 12 घंटे वक्फ पर चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हुई। सरकार सीधे इस बिल को पास करा सकती थी, लेकिन इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव सरकार ने खुद दिया। वक्फ संशोधन विधेयक सभी मुस्लिमों की उम्मीद है। यू से यूनिफाइड वक्फ, एम से मैनेजमेंट, ई से एम्पावरमेंट, ई से एफिशिएंसी, डी से डेवलपमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तकरीर जोरदार तरीके से हुई, अपनी बातें सबने धमाकेदार तरीके से लोकसभा में रखी। हर एक के पास एक कार्ड थी, हर एक के पास एक तर्क था और उस तर्क को लेकर ऐसा लगा कि इस बिल के ऊपर, इस संशोधन बिल के ऊपर लोकसभा से निकल कर आ रही बातें जो जनमानस देख रहा है उसे बहुत कुछ बातें साफ कर रही हैं। खैर, देर रात ये बिल लोकसभा से पास हो गया, संशोधन बिल, और अब राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। अब भी इस बारे में कुछ पुख्ता नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंतजार करना होगा क्या राज्यसभा इसे पास करती है, क्या राज्यसभा इसमें संशोधन देती है, क्योंकि अगर संशोधन दे दिए तो फिर लोकसभा लौट कर आएगा। तो स्थितियां आगे समझने के लिए अभी जो मेरे पास पैनल है वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैं भी समझूंगा और मेरे दर्शक भी समझेंगे कि क्या हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में इस वक्त, और सरकार को क्या उम्मीदें हैं कि इसके बदल जाने से लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाने के बाद जब ये जमीन पर उतरेगा तो कितना बड़ा चेंज लाएगा। मेरे साथ एसएन सिंह साहब इस वक्त बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब, आपका समय निकाला आपने। नीरजा मिश्रा मेरे साथ हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका भी मिश्रा जी। मेरे साथ आलोक मेहता सर हैं जो हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। सर बहुत स्वागत, एक लंबा अनुभव आपका जिसमें आपने राजनीति को भी देखा है और खासतौर पर अगर मैं वक्फ से रिलेटेड मसलों की बात करूं तो बहुत कुछ 1954 को छोड़कर आपने देखा और समझा है। आपका अनुभव बहुत काम का रहेगा सवालों को समझने में। फाजिल अहमद भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस्लाम के जानकार के तौर पर। तारिक खान समाजवादी पार्टी के एसपी मेरे स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि बहस से हटकर चर्चा में तब्दील हो क्योंकि चर्चा भी इस वक्त राज्यसभा में चल रही है। सबसे पहले मैं फाजिल अहमद आपका ही रुख करूंगा क्योंकि आप इन चीजों को समझते हैं, इस्लाम के जानकार भी हैं। 2 मिनट आपके फाजिल, इस बिल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, संशोधन बिल को? हालांकि लोकसभा से पास हो चुका है, तकरीरें इस वक्त राज्यसभा में चल रही हैं। फाजिल अहमद। देखिए राजीव जी, बिल पर इतनी लंबी बहस जेपीसी से लेकर यहाँ तक हुई, कल लोकसभा में भी 12 घंटे की बहस हुई, उसमें जो कुछ भी था पूरे देश के सामने आ चुका है। पक्ष में क्या था, विपक्ष में क्या था, सरकार की मंशा क्या है, ये सब कुछ देश की जनता ने देखा है, सुना है। अब उसमें कुछ ऐसी चीज बची नहीं। जो सवाल शुरू से मुसलमानों के थे वो सवाल को आखिर तक सरकार ने बना के रखा। कोई संशोधन नहीं, सुनने को तैयार नहीं, कोई बात मानने को तैयार नहीं। जो उन्होंने कह दिया वही सही है। जिस नियत से वो आज से 4 महीना पहले बिल को ले आए थे, जो प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया था, उसमें कोई तब्दीली नहीं। चाहे वो जेपीसी की जाओ तो तब भी नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट में बहस करो तब भी नहीं मानेंगे। ये वही बिल है जिस तरह से कोटा कानून के तहत जब बिल आया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और विपक्ष ने अपनी सारी बातें करते करते लास्ट में कानून वही बना जो जनता के हित में नहीं था। लाखों लोग उससे सफर किए और आज उस कानून का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। 1960 में मृत्यु भोज अधिनियम बना कि आप मृत्यु भोज नहीं कर सकते, पर आज तक देख लीजिए सरकार ने एक भी एफआईआर पूरे देश में नहीं लॉन्च की। ये सब कानून बना बना के लोग केवल ठंडे बस्ते में रख रहे। ये बात मुस्लिम जो है पसमंदा की करते हैं। हिंदू पसमंदा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, कितने साल हो गए, आज तक दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी के पास जमीन ही नहीं है, घर बनाने को जमीन नहीं है। तो दलित, जब आप सरकार होके जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लगा करके आप दलित, पसमंदा, पिछड़ों, आदिवासियों को 1 इंच जमीन नहीं दे पाए, तो आप कैसे हम ये मान लें कि आपके इस बिल के तहत आप गरीब मुसलमानों का कल्याण कर पाएंगे? दूसरी बात राजीव जी, इस बिल में
वक्फ बाय यूजर पर लास्ट शुरू से हम लोग जोर दे रहे हैं। पूरे देश का मुसलमान ये कह रहा है कि भाई आज बिहार के अंदर देखिए सर्वे हो रहा है, 99% लोगों के पास कोई कागज ही नहीं है। सर्वे सरकार को बंद करना पड़ा, इतना विद्रोह हो गया कि सर्वे बंद करना पड़ा। सर्वे हुआ, बिहार में किसी के पास कागज नहीं है। आज परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इसी तरह से वक्फ बाय यूजर में आप जो जिस तरह की दे रहे हैं आप काम, इसमें कल को डीएम ले आकर के बुलडोजर से मस्जिदें गिरा देंगे, दरगाह तोड़ देंगे, सब किसी का घर तोड़ देंगे। फिर वह लिमिटेशन एक्ट को आपने समाप्त कर दिया, लिमिटेशन एक्ट का प्रोविजन खत्म कर दिए। एक भी मुसलमानों की कही हुई बात जो आप, ठीक है आप संशोधन कीजिए, संशोधन हर चीज का समय का मांग होती है, लेकिन बिल्कुल आप सिरे से खारिज कर दें कि नहीं हमको आपको सुनना ही नहीं है, आपकी हर चीज को हमें लूट लेना है कानून बना करके, तो उसका कोई रास्ता नहीं है। अभी बिल राज्यसभा में लड़ाई अभी खत्म थोड़ी हुई है, चलिए अभी तो बहुत कुछ आगे होना है। चलिए फाजिल, भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान में जो किसानों को अधिकार दे रखा है वो मुसलमानों को दे रखा है। ठीक है फाजिल, ठीक है फाजिल भाई, मैंने आपका भी पूरा, इसीलिए मैंने आपको बीच में रोका नहीं, लेकिन आपने एक बात कही कि डीएम दरगाह तोड़ देंगे, डीएम मस्जिदें तोड़ देंगे। कल मैं बड़े गौर से किरण रिजिजू को सुन रहा था, मैंने गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, इन दोनों ने शुरुआत में भी यही बात की कि ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में जब सम अप कर रहे थे किरण रिजिजू, तब भी उन्होंने कहा कि मैं कई बार इस बात को समझा चुका हूं, इस तरीके की कोई चीज कहीं नहीं है। आपने एक बार फिर इस बात को यहां सामने रखा है, क्योंकि आप मेरे पैनलिस्ट हैं, तो मैं अपने पैनलिस्ट के पास ही आपकी इन बातों को भी ले जाना चाहूंगा। मैं नहीं, एक मिनट, तारिक खान साहब के पास मैं जाऊंगा। अब मैं तारिक खान साहब का रुख कर लेता हूं, समाजवादी पार्टी के एसपी हैं, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, अखिलेश यादव उनको सुना हमने। तारिक भाई, अब तो राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अभी भी आपको वही कमियां, वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं? कर्नाटका में पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ जो प्राविधान किया जा रहा था, उनको अधिकार देने का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल में पसमानदा मुसलमानों को रखने की बात करती। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुसलमानों की हक की बात करती। बड़ा ही अच्छी बात है भाई, मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्या बोला? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जमीन पर क्लेम किया गया कि वो जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वक्फ बोर्ड के दिल्ली के सीईओ ने कहा कि ये जानकारी गलत है, झूठ है, पर्दाफाश हो गया। ये क्लेम बदरुद्दीन अजमल साहब ने किया था, जो आसाम से AIUDF के। हाँ, ये क्लेम उनका था। झूठ नंबर 1, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोल। फिर झूठ नंबर 2 एक्सपोज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का जो त्रिची गांव है, वहां पर 1500 एकड़ की जमीन पे वक्फ ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जेपीसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट एक्सपोज नहीं होती, हमारे पास नहीं है। ये बात तमिलनाडु से एमपी ए राजा साहब ने कही पार्लियामेंट के अंदर, और कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। जेपीसी की रिपोर्ट में लिखा गया कि ये जो गांव है, पूरे जो गांव पे कब्जे की बात है, ये गलत है। जेपीसी ने वहां के कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर और वक्फ बोर्ड के सीईओ को बुलाकर इस चीज की पुष्टि की, और जेपीसी रिपोर्ट में इस चीज को लिखा गया जो जगदम्बिका पाल साहब दबा के बैठे हैं। अगर ये 2 झूठ का पर्दाफाश आकर करना चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट। वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया आपने। 2020 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 99.9% वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर हो गई। अब आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपको वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन कराना है। जब पहले कर चुके तो अब फिर से क्यों करा रहे हैं? पहली बात, अब आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, और जो आपका क्लॉज 3B का 2 है, 2 का C पॉइंट, 3B2 का C पॉइंट, वो कहता है कि आपको जमीन के कागज, उस जो रजिस्ट्रेशन होगा 6 महीने के अंदर दिखाना पड़ेगा। 700 साल पुराना एक मस्जिद है, 700 पुराना एक कब्रिस्तान है, 700 साल पुरानी एक मंदिर है, कागज कहां से लेके आए? नहीं है कागज, तो उसका इस्तेमाल होता रहा, इसलिए उसको कहा कि हाँ इसके साथ हैं कि वहां इतनी सालों से वक्त ने कुछ तो मेंटेन किया होगा तारिक भाई। नहीं है अगर, तो रजिस्ट्रेशन तो आप कर चुके हैं ना। क्या मैं विरोध करता हूं अगर यही कागज मंदिर से मांगे जाए? मैं विरोध करता हूं अगर यही कागज
गुरुद्वारे से मांगे जाए। मैं विरोध करता हूं अगर यही कागज किसी क्रिश्चियन के चर्च से मांगे जाए। मैं हर चीज का विरोध करता हूं। मैं आपको काट नहीं रहा हूं, लेकिन वक्फ का कहना है, जो अब तक वक्फ की तरफ से बातें आती रहेंगी, उनके पास बहुत पुख्ता चीजें हैं, कब क्या कब कैसे हुआ, इसी आधार पर कई जगह वक्फ ने क्लेम भी किया। खैर, मेरे पास अभी चर्चा के लिए बहुत समय है, चर्चा के लिए बहुत समय है। नीरज मिश्रा जी भी मेरे साथ, कांग्रेस एसपी स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी वक्त दूंगा। उसके बाद एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा, फिर आलोक मेहता सर का रुख करूंगा। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए मैं राज्यसभा का रुख कर लूं, क्या चर्चा चल रही है, जेपी नड्डा क्या बोल रहे हैं। भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है, ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 मीटिंग्स हुई। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था तो more than 200 hours have been spent on the joint parliamentary committee activities directly and indirectly. अब ये 200 hours what processes were adopted? अभी हमारे नासिर साहब कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं डिस्कशन क्या होता है, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, यही डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एग्री टू एवरीथिंग विच यू से। तो इसलिए, और आपके जमाने में 2013 में ओनली 22 मीटिंग्स टुक प्लेस। हमारे रिजू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो बताया लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, वो उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, एक ही था, श्रीनगर जम्मू ले, वहां आप गए
और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 स्थानों पर गए, 10 राज्यों में गए। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो 284 स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेशन हुआ डिबेट में। और आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में 18 स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, कहां 284 और कहां 18, कहां सरसरी तौर पर डिस्कशन हुआ और कहां गहराई से डिस्कशन हुआ। कौन से पैमाने, जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स के वर्क बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। और यूपीए के जमाने में जब 2013 का बिल आया तो सिर्फ 13 स्टेट्स में बातचीत हुई थी। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि और बिल को हम लोकसभा में लेकर के चले आए थे। मुझे एक बात और भी ध्यान में आ रही है जो मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां कहा जाता है, यहां कपिल सिब्बल साहब दिखे थे मुझे, कोर्ट में चर्चा होती है कि व्हेन यू हैव गॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर कंटेंटेड एंड यू स्पीक अकॉर्डिंगली। आप तो जानते ही हैं। और व्हेन यू आर लैकिंग आर्ग्यूमेंट्स you raise your voice to put and you try to sensationalize. मैंने देखा कि डिबेट को बहुत डिविएट करने की, डिरेल करने की। माननीय नड्डा जी, वो ये बात है, इफ यू आर अ लॉयर यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉ, हैमर लॉ। इफ आर स्ट्रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, हैमर फैक्ट्स। इफ आर स्ट्रॉन्ग ऑन नाइदर, hammer the table. Sir, thank you very much. Very good advice. But I'll not hammer the table. I will use my. तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट. सर, व्हाट ही डिड, he spoke his whole speech in English, but when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam, and it was, yes, John Mittas, yes, no, legally you are sound, John Mittas, nothing, legally you are sound, but I said it's a smart move. Yes, smart move. You wanted something to be told to this house, and you wanted something to be told to the Kerala people. So for that smartness, it's a compliment. It's a compliment. And whatever he spoke in Malayalam, had nothing to do with the bill. Had nothing to do with the bill. So anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है. मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए. यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है.
ये देश के इंटरेस्ट में है। अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं। रिजू साहब ने बताया कि रेलवेज, डिफेंस, इनके बाद ये आती है। वैसे तो ये अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि डिफेंस और रेल तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है ही है, देश की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई ये कोई कुतर्क है क्या? और इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिवेंट मिसयूज, प्रॉपर्टी एंड पावर्स जो इसमें से डिराइव होती हैं, जो 2000 अमेंडमेंट में असीम हो गई, क्या उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, वो अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो जवाबदेह नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो भारत की जनता और मुस्लिम बहनों भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको अकाउंटेबल बनाने का प्रयास कर रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं इस फोरम पर जहां बिल की बातचीत चलती है वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के वो चले हैं। और चले नहीं है, इसको उन्होंने पूरा किया है। राधा मोहन जी ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के, आवास योजना से लेकर के, शौचालय से लेकर के, कभी नहीं देखा कि ये फॉरवर्ड को मिला, बैकवर्ड को मिला, मुस्लिम को मिला, क्रिश्चियन को मिला, किसको मिला? जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है। इसकी चिंता की। अब इससे ज्यादा मेन स्ट्रीमिंग क्या हो सकती है? और इसीलिए जब मैं इसकी बात कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से बाहर निकल करके नेशनल इंटरेस्ट में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं, हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में ना देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व का सपना भारत का यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबको साथ लेकर के चले। इसीलिए हम लिप सर्विस नहीं करते हैं, हम रियल सर्विस करते हैं। वी डू द रियल सर्विस। हम लिप सर्विस कर रहे होते हैं। मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाई, ये सारी योजनाओं से राधा मोहन जी ने बताया 30% मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है, इसमें से 35% उन्होंने लाभ लिया है। 35 हमने कभी इसका डंका पीटा क्या? नहीं, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है? किन लोगों ने अलग रखा है? किन्होंने उनको डरा के रखा है? किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है? ये पॉलिटी, this polity has to be understood, and I will tell you, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड द इंडियन मुस्लिम लेडीज सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड इट सेकंड ग्रेड सिटीजन। और मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में, सभापति जी, इजिप्ट में
ट्रिपल तलाक, ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम देश में इजिप्ट में 1929 में समाप्त हो गया था, सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था, बांग्लादेश में 71 में बना, 72 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, इराक में 1959 में समाप्त हो गया, सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया, मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया। ये सब मुस्लिम देशों का मैंने नाम लिया है। ये भारत देश था जहां हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका जा रहा था, और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने उनको करके दिया। इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज को भविष्य में अपने देश के नागरिकों को देने जा रहे हैं। हम चर्चा में हर तरीके के तर्क रख सकते हैं। इशारा दे रहे थे जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और अपनी बात पूरे तरीके से रख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी कि आपके हर तर्क से सहमत होना या नहीं होना, अगर मैं नहीं होता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डेमोक्रेटिक नहीं हूं। मेरा आपके हर तर्क से सहमत होना जरूरी नहीं है। मैं इससे पहले जब जेपी नड्डा के पास हम गए थे, तब उससे पहले मैं नीरज मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे थे। नीरज जी, आप ही के पास आ रहा हूं सवाल के साथ। नीरज जी, जेपी नड्डा ने एक बात कही कि हम जब इस पर चर्चा पे जेपीसी के दौरान जब हम गए तो हमने करीब 32 वक्फ बोर्ड से बात की, 15 स्टेट गवर्नमेंट से बात की, 5 माइनॉरिटी कमीशन के साथ बात की, हम कई जगहों पर जाकर मिले हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं ये जो भी कोशिश है संविधान पर हमला है। ये कोशिशें और जयराम रमेश जी का बयान, इनको जोड़कर आप कैसे रखेंगे इस संशोधन बिल को देखते हुए? राजीव जी, मैं आता हूं संशोधन बिल पर क्योंकि आप एक अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि स्टूडियो में मैं कई बार आपसे मिला हूं। मुझे जरा ये समझाइएगा, ये कौन से भाईजान हैं जिनकी नींद उड़ी हुई, जो लगातार आपके बैनर्स पर चल रहा है? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज से और राजीव शर्मा से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो समाज में तनाव करने वाली किसी बात का समर्थन करते होंगे। हो सकता है ये कुछ और कहना चाहते हो जो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो प्लीज आप मेरा ज्ञानवर्धन करिए, ये कौन भाईजान है और उनके आगे ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव की फोटो क्यों है? ओवैसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि ना तो राहुल गांधी की नींद उड़ी, ना अखिलेश यादव की नींद उड़ी। ये किस भाईजान की नींद उड़ी है? जरा इस पर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि नड्डा जी जो बात कह रहे हैं वो तो थोथा चना बाजे घना वाली बात है, और उस पे जो कुतर्क वो सदन में कर रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा, पर पहले ये जवाब मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं इस बात का जवाब तो कल की चर्चा के बाद ही समझ में आ गया था, जब आपने ओवैसी को भी सुना होगा, आपने अपने नेताओं को भी सुना होगा, और इस चर्चा के पहले जयराम रमेश जी के इस बयान को भी आपने सुना होगा कि यह संविधान पर हमला हो चुका है। हमारे देश के संविधान पर एक संशोधन बिल किस तरीके से हमला है, आप हमारे दर्शकों को यही समझा दीजिए, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। मेरा काम सवाल पूछना है, माध्यम है, अपने दायरे में हूं। राजीव जी, वो चैनल तो आजकल हो सकता है जिम्मेदारियों से परे चला गया हो, पर मैं दायरे में रहकर मैं आपको समझाता हूँ। जी, समझाएं। अभी जो जेपी नड्डा सदन में कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का कोई अर्थ नहीं होता, तो नड्डा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस मुझे लगता है नहीं देखी होगी, और वो ना देखने की वजह भी है उनके पास, क्योंकि ये तो संघ परिवार से निकलकर आने वाले नफरती चिंटू हैं। और इन्होंने तो जब संविधान सभा के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन पर एक एक लाइन पर बहस हुआ करती थी, उस बहस को जब नहीं समझा, तो ये तो क्लॉज बाय क्लॉज बहस पर यही कहेंगे ना कि उसकी जरूरत क्या है। आप ओपन एंडेड डिस्कशन करते रहिए, क्योंकि इस देश में हो यही रहा है। आप अपने आइडियाज को बुलडोज करने की बात करते हैं। कल गौरव गोगोई ने क्या कहा लोकसभा के अंदर कि अगर माइनॉरिटी कमीशन की जो मीटिंग्स थी, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी और मंत्रालय की जो मीटिंग थी, उसमें एक बार भी बताइए अगर एजेंडा में वक्फ बिल रहा हो। इस पर तो सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं। आप एक बात बताइए, अफरा तफरी में आप एक बिल लेकर आए जिसके ऊपर आप चर्चा नहीं करने चाहते थे।
बड़ी मुश्किल से उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा, और जब सेलेक्ट कमेटी में गई तो सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर है, क्योंकि वो जो हाउस है वो रूल बुक से चलता है, वो नड्डा जी की ये खोखली बातों से नहीं चलता है। तो वो क्लॉज बाय क्लॉज जब डिस्कशन होता और रिजिजू जी के जो झूठ थे वो सामने निकल कर आते, तब इस पर बात होती। ठीक है नीरज भाई, एक बात रख सकता हूं, क्योंकि बहुत सादगी से, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं और आपका पूरा सम्मान है, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप कह रहे हैं क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में ये बयान दिया है, और मेरे ख्याल से अगर गृह मंत्री ने बयान दिया है तो उनको अपने जो आंकड़े हैं और अपनी जो जानकारी है वो उन्होंने दुरुस्त रखी होगी। उन्होंने कहा कि जब 2013 में संशोधन की बात थी तब सिर्फ 2 घंटे चर्चा की गई थी, 16 घंटे चर्चा 8 घंटे और 8 घंटे राज्यसभा लोकसभा में इस बार रखी गई है, जो कल ही 12 घंटे क्रॉस हो गई थी। तो क्या यहां पर उस वक्त क्लॉज बाय क्लॉज नहीं हुई थी क्या, जो सिर्फ 2 घंटे की चर्चा थी? राजीव भाई, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पर नजर रखते हैं, पर मैं देश का यंगेस्ट प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं सम्मान और करता पिछले हूं। 10 साल से डिबेट करता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा पार्लियामेंट की कार्रवाई को नजर रखता हूं। जब जेपीसी में एक बिल को भेजा जाता है उसका मतलब ये होता है, क्योंकि जो लीगल नुआंसेस हैं उसमें एक कॉमा और एक फुल स्टॉप उस पूरे लीगल लुमिनेयर को बदल देती है। कभी भी अगर आप बेयर एक्ट कोर्ट में पढ़ेंगे तो जज साहब आपको रोक देंगे कि यहाँ पर कॉमा है और यहाँ फुल स्टॉप है, दोनों का मतलब अलग हो जाता है। इसीलिए जब जेपीसी बैठती है वो एक इक्विवेलेंट कोर्ट होता है जहां पर हर तरीके की तकरीर की जाती है और उसके जवाब दिए जाते हैं। तो जब हमारे देश के बड़े नेता इस बात से भागते हैं कि उन्हें क्लॉज बाय क्लॉज बात ही नहीं करनी, उन्हें ऑपोजिशन ने जो भी सुझाव दिए होंगे उस पर चर्चा ही नहीं करनी, उसे नहीं समझना, तो ये बुलडोज करने का आइडिया तो पिछले 10 साल से चल रहा है। नीरज भाई, क्षमा के साथ या तो मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, आप समझ रहे होंगे, मुझे अब भी ये तर्क नहीं समझ में आ रहा कि 2 घंटे में तब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कैसे हुई होगी, जबकि अब 12 घंटे कल के और आज के 8 मिलाकर 20 होते हैं और इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना पूरी है, तब ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। खैर, मैं अब आलोक जी को लाना चाहूंगा। आप लोगों के सारे तर्क हमारे दर्शकों तक पहुंच गए, मैं टोकने की कोशिश कतई नहीं कर रहा। आलोक जी, एक लंबा समय आपने भी यहां पर देखा है, एक लंबा समय आपको भी पता है कि किस तरीके से चर्चाएं होती रही हैं। मैं ये मानता हूं कि देश का गृह मंत्री लोकसभा में झूठ नहीं बोल रहा होगा, जैसा नीरज जी अभी कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज से चर्चा से हटने का मतलब चीजों को आप डक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है, क्या यहां पर जेपी नड्डा का यह कहना या कल किरण रिजिजू का यह कहना कि हमने हर चीज पर स्थिति साफ की है, हम ये बार बार कह रहे हैं कोई मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी, कोई खानकाह कब्जे में नहीं होगी, कोई इबादतगाह ली नहीं जाएगी, ये ट्रांसपेरेंसी का दौर है और ये आगे चलकर और बेहतरी के साथ सामने आएगा, तब इतना ज्यादा सवाल क्यों, और वो भी लोकसभा में पास होने के बाद? राजीव जी, मेरा एक सुझाव है, यदि मुझे लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 4 प्रवक्ता आपने बोले हैं, उसके बाद इस बेहतर है कि हम और आप कोई पार्टी नहीं है, जैसा आपने ठीक है, भी मैं आपकी बातों का आदर करता हूं और मैं माफी के साथ मैं अपने हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त एसएन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, माफी के साथ, क्योंकि मुझे आपके पास जाना था, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, कल लोकसभा में पास हो चुका है ये संशोधन बिल और कल 56 वोट्स का एक तरीके से अंतर था, 288 और 232। यहां पर सदस्य कम है, लेकिन यहां पर क्या स्थिति होगी, चर्चा किस तरीके से जा रही है और आपके पॉइंट को क्या देश समझ रहा है जो कल लोकसभा से निकलकर पूरे देश ने देखी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस का जो काला कानून था कल उस पर चर्चा हुई और देश के सभी लोगों ने देखा, 12 घंटे से अधिक बहस हुई और आज भी बहस हो रही है। सब लोगों ने देखा कि एक कानून ऐसा बनता है जिसमें खाता ना बही और जो हम कह दिए वही सही। एक कानून ऐसा बनता है जिसमें जहां पे भी आप उंगली रख दिए वो हो गया। दूसरा कानून बनता है कि नहीं भैया, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है उसको मान लीजिए, और जो सच है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो,
सच तो गलत होगा नहीं, सच होगा वो सच हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी अभी भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रही हो, मानने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर भी मैं तो साधुवाद कहूंगा, धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को। इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने ढोल नगाड़े के साथ भारत के इस कानून का स्वागत किया, सम्मान किया। जो कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, झूठ बोलती थी, 370 के समय में भी झूठ बोली थी कि भाई 370 समाप्त होते ही मुसलमानों के बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे, 3 तलाक तो मुसलमानों पे सीधा सीधा हमला है। निश्चित तौर पे इसमें भी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरी के लोग जो झूठ बोल रहे थे, उसको हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने नकार दिया और ढोल नगारे के साथ स्वागत किया। निश्चित तौर पे नीरज भाई अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम फॉलो नहीं करते हैं। कौन सी चीजें फॉलो नहीं करते हैं? जेपीसी की बात इन्होंने कहा। हमने भी 17 साल पत्रकारिता में गुजारा है। जेपीसी का जब गठन होता है तो उसमें सभी की बात सुनी जाती है। आपके समय में पता नहीं किस तरह की बात सुनी गई कि आप उसको 2 घंटे में जबरदस्ती लागू करा दिए। हम 90 घंटे की चर्चा करते हैं, 24 प्रदेशों में बैठ के करते हैं, 200 घंटे का समय देते हैं। उसके बाद भी आपको आरोप लगाना है तो एक ही चीज पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि जो मैं कह दूं वही मान लीजिए, और नया कानून कहता है कि नहीं जो सही है वो। एक व्यक्ति कहता है कि महिलाएं इसमें हो ही नहीं सकती है, नया कानून ये कहता है कि अगर एक पिता के पुत्र भी है पुत्री भी है तो उसके अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं। एक कानून ये कहता है कि नहीं आप मेरे ही घर में फैसला हो जाएगा। आज का कानून कहता है कि नहीं आप कोर्ट जा सकते हैं। एक कानून ये कहता है कि नहीं आप डीएम के पास जा ही नहीं सकते। उसमें संशोधन करके कहा गया नहीं राजस्व का मैटर डीएम देखता है, अगर आपको नहीं है तो कमिश्नर के पास चले जाइए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की दिक्कत होगी। एहसन सिंह साहब, कल किरण रिजिजू ने एक बात कही, किरण रिजिजू ने एक बात कही कि अगर ये हम नहीं लाते तो संसद भवन पर भी दावा ठोक दिया जाता। नहीं, देखिए वो किस लिए कहे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों मित्रों को आप बताइए, 45,000 डिस्प्यूट चल रहा है। 45,000 में लगभग 35 से 40,000 डिस्प्यूट मुस्लिम भाई पे किए हुए हैं। और केवल महाराष्ट्र में लगभग 136 एकड़ जमीनें वो किसने बेच दिया? वो कोई योगी जी तो बेचे नहीं, मोदी जी तो बेचे नहीं, कोई हिंदू समाज तो बेचा नहीं। बेचा कौन? बार बार आरोप लग रहा है, चाहे कर्नाटक में आरोप लग रहा है, तमिलनाडु में आरोप लग रहा है, पश्चिम बंगाल में आरोप लग रहा है, जहां भी आरोप लग रहा है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम बहनें हैं, जिनका हक है, जिनका हुकूक है, उसको मार के खास लोग जो है वो उस पे भवन बना ले रहे हैं, उस पे होटल बना लिए हैं और उसको लूटने का कार्य किए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय देने का कार्य करी। 5वीं बात मैं कहूंगा कि इन्हीं के सहयोगियों की एक एक बयान को कल कोट करके आदरणीय अमित शाह जी ने बताया था कि लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा था, प्रमाण देते हुए, कि पटना के बेशकीमती जमीन को किस तरह से ले लिया गया। हमारे किरण रिजिजू साहब ने यह भी बताने का कार्य किया कि 2014 में चुनाव से ठीक पहले जो सन 70 से डिस्प्यूट चल रहा था, लगभग 123 बेशकीमती जमीनों को ऐसे कैसे दे दिए। मतलब मैं जो चाहूंगा वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज हमारे मित्र को एक जरूर बात बताइए, इन्होंने कहा कि कानून ऐसे लागू कर देते हैं। कानून ये लागू करने का कार्य जो है मुझे लगता है कांग्रेस करती थी। और राजीव जी, आपके जिम्मेदार चैनल पर पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि जो कानून अल्पसंख्यकों के लिए लागू हो रहा है तो उनसे पूछ के लागू हो रहा है। जो आपने कानून बनाया था धार्मिक शिक्षा का, वो बहुसंख्यकों से पूछ के बनाए थे कि आपकी धार्मिक शिक्षा हम बंद कर देंगे। जो आपने कहा है कि खुलेबंदी और दूसरे की नसबंदी, वो कानून पार्लियामेंट में बना था कि बहुसंख्यकों से पूछ के बना था। आपने जो कहा कि एक धर्म के लोग एक शादी करेंगे, दूसरा करेंगे तो जेल में जाएंगे, और दूसरे धर्म के लोग 5 शादी 25 बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या बहुसंख्यकों से पूछ के किए? नहीं। देश में जितने कानून बनते हैं वो आवश्यकता अनुसार बनता है कि देश की आवश्यकता क्या है। आज जो मुस्लिम बहनें हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो वास्तव में पसमानदा समाज है, गरीब समाज है, अगर उनके वेलफेयर की कोई स्कीम चल रही है और उसका लाभ उसको नहीं मिल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है उसको करना। 5वां आरोप लग सकता है। आपने कहा हमारी मस्जिदें ठीक नहीं है, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा गया मस्जिदों से उसका कोई लेना देना नहीं, मदरसे से कोई लेना देना नहीं। वो बात मैंने भी कल सुनी। किरण रिजिजू ने क्या कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, और लास्ट में समाप्त करने के वक्त सुनिए। अब ठीक है, अब रुक जाइए। राष्ट्र में किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि अगर कई बार समझाने के बावजूद भी अगर यही चीजें उठनी है तो फिर कैसे समझाया जाए, मुझे भी नहीं समझ में आता। खैर, मंत्री हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आलोक सर, मैं आपका रुख करूंगा। जी कल जी, अब मैं सवाल से हटकर अमित शाह के एक बयान को आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने संसद में बोला। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार किया गया है, इस बात को फैलाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा।
ये कैसी धमकी है? संसद का कानून है, ये भारत सरकार का कानून है, इसे हर किसी को मानना होगा। समझाइए इस बिल पर हो रही चर्चा को और समझाइए अमित शाह को ऐसा क्यों कहना पड़ा। देखिए राजीव जी, हमने जिस तरह से सभी मेहमानों का हमेशा हम सम्मान करते हैं, सबकी बात आपने रखी। मैं भी इस पक्ष में हूं कि इस तरह की चर्चा हो ताकि जनता को गलतफहमी न हो। लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा उसके साथ आज आपने ध्यान दिया हो, बहस में एक सांसद, बहुत ही जिम्मेदार बड़े सांसद, उन्होंने बताया कि पीएफआई ने देश के कई हिस्सों में ऐसे पर्चे बांटे हैं। राजीव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इतने वर्षों से देखते रहे हैं और बाकायदा ऐसे इन्वेस्टिगेटिव काम भी करते रहे। पीएफआई पर बैन लग चुका है, उसके बाद भी उसके लोगों ने हजारों लाखों पर्चे बांटने की कोशिश की है ताकि देश को बांटा जाए, देश में भ्रम पैदा किया जाए कि मस्जिद और दरगाह और सबको नष्ट कर दिया जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि नक्सल हो या बाहर के आतंकवादी हो, पीएफआई वही काम करता है। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने या किरण रिजिजू ने जो कहा, इसको तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को और सभी समाजवादी पार्टी को भी, जो अल्पसंख्यकों के हित की बात करने वाले, यहाँ तक कि ओवैसी को भी कहना चाहिए कि नहीं, इससे मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, नहीं किसी तरह का किसी को नुकसान होगा। असदुद्दीन ओवैसी तो सर माननीय सांसद हैं, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि खानकाहें, मस्जिदें, इबादत गाहें ले ली जाएंगी। अब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो पीएफआई तो बहुत दूर की बात है, लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि की बात पर यकीन करेंगे ना। जी बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को तो कम से कम अपने देश के हित को ध्यान में, चूंकि आप और हम लोग कितनी बार उनको बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, इसलिए मेरा यही कहना है कि जो ऐसे देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। संसद में दिया बयान वो कानून की तरह है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार रहेगा। लेकिन पहले क्या अधिकार बनाया गया, जैसे आपने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नीरज जी अपने साथ है कांग्रेस के, मैं 72 से पार्लियामेंट कर रहा हूँ। जेपीसी में जो चर्चा होती है, सिलेक्ट कमेटी में होती है, महीनों सप्ताह में जो होता है, उसको सारा रिकॉर्ड रखा गया है। कोई ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हुई, उसमें असहमतियां हुई, वॉकआउट हुआ, जो हुआ, तो उसकी इतनी चर्चा, इसके पहले चर्चा हुई, इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि संसदीय परंपरा में जो बहुमत है, चूंकि 2011-13 में जब पास किया गया, मनमोहन सिंह जी के प्रति हमें बहुत सहानुभूति है, वो देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन देखिए उनको मजबूर कर दिया गया कि ऐसा करो, वक्त प्रॉपर्टी पर कोई सरकार के किसी भी उस पर कोई चुनौती अदालत में न दी जा सके। ये संशोधन जो किया गया, उसका ही, उसको बदलने के लिए ये सारा संशोधन लाया गया है। एक ऐसा बिल ला दीजिए जो सबसे मैंने, आप तो ये कहे ना कि अल्लाह के नाम, देखिए जो दिया जाता है, मैंने हम जो ये कहते हैं कि जकात है, वो तो हर एक के लिए लागू होता है कि वो उसको देना चाहिए, कुछ न कुछ अपनी आमदनी का, चाहे गरीब से गरीब है वो भी 10 रुपया देगा या 2 रुपया देगा। इसी तरह से वक्फ में संपत्ति का मामला है, इसमें कोई मंदिर मस्जिद कहीं नहीं आते हैं, इसमें कोई दरगाह नहीं आती है। इसलिए लेकिन ये करना कि वक्फ की जो अवैध संपत्ति, उन्होंने क्या किया, 2013 में सरकार, 2014 में चुनाव हो रहा है, उसके पहले दिल्ली के ही 26 संपत्ति को एकदम कह दिया गया वक्फ की संपत्ति, सरकारी जमीन। जैसे लालू यादव जी ने उस समय भी कहा था, जो आपने भी जिसका जिक्र किया, पटना में, मैं तो रहा है, हमारे संवाददाता वहां पर है, जानते हैं कि किस तरह से अवैध कब्जा करके जमीन, सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन, कहीं किसी बिजली की जमीन, या किसी ने, आप बाहर गए हैं, इब्राहिम बाहर गया तो रहमान ने कह दिया कि ये तो हमने दान कर दिया। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर दरगाह से हैं, जानते होंगे हमारे सब लोग, उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लैंड माफियाओं पर एक लगाम लगेगी, रसूखदार लोगों ने जमीन कब्जा ली है और रिलीजियस चैरिटेबल के नाम पर गरीब यहाँ पर बहुत पीछे रह गया, लिहाजा ये चीजें जरूरी हैं। पूरी बात करें अपनी। जी, मैं इसीलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, चाहे अजमेर के चिश्ती के हो, इसके अलावा आप ये देखिए कि कल हमारे सिस्टर चैनल न्यूज एक्स में सुन्नी बोर्ड की एक प्रवक्ता रही, बहुत ही महिला, इतना अच्छा उन्होंने बोला है, मैं सबसे निवेदन करूंगा उसको दोबारा देखें, हम और हो सकता है उसका प्रसारण करेंगे। मेरा कहना है कि वो महिला होने के बाद, और आप देखिए खुद इसको कह सकते हैं कि जिम्मेदार होते हुए उन्होंने कितना इसका समर्थन किया है। तो महिलाओं के लिए जो वक्त की जो संपत्ति है, उसका उपयोग विधवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए किए जाने की प्रावधान है, यदि जो बनाया गया है। और जहां तक ये तोड़ना ओड़ना, आप ये देखिए 1,20,000 संपत्ति में कहते 1 लाख का रिकॉर्ड नहीं है, 20,000 का रिकॉर्ड। आप अंदाज लगाइए,
जब ये कहेंगे आप फिर अच्छा कोई मस्जिद जहां बनी है उसको थोड़ी कोई तोड़ने जाएगा। और जहां तक इसकी बात है, अरे उसी को वक्त बाई यूजर बोलते हैं दिल्ली में बनी है, ठीक है फाजिल जी, फिर जब सारी चीजें कई क्वार्टर से, या मैंने अभी कोट किया और नाम के साथ उनको कोट किया, चिश्ती साहब जो कि अजमेर दरगाह से हैं, उन्होंने साफ साफ कुछ बातें की, फिर इतना विरोध क्यों दिख रहा है? क्या ये केवल इसलिए विरोध है कि मोदी सरकार या मोदी का नाम जुड़ा है, ये मोदी गवर्नमेंट इसको ला रही है? देखिए, मोदी गवर्नमेंट है तभी बात मुसलमान की होती है, नहीं तो भारत के नागरिक की बात हमेशा होती है। हमारा देश भारत है और सभी नागरिक बराबर है इसके लिए। अब एसएन सिंह को 2-3 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एक तो इनको प्रॉब्लम ये है कि हम एक शादी कर सकते हैं, ये लोग 2-2, 3-3 शादी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी समस्या है, बड़ा दुख है इनको, दर्द है इस बात का। दूसरा, इन्होंने बात किया 370 की। 370 के बाद कश्मीर का क्या हाल किया, कई साल तक तो इलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद वहां सरकार फाजिल भाई, कश्मीर का ऑन रिकॉर्ड है चीजें, कश्मीर में चीजें बेटर हुई हैं, टूरिज्म बढ़ा, 2 करोड़ टूरिस्ट यूं ही नहीं पहुंच जाते। अरे बेटर हुई है ये तो कश्मीर के लोग बताएंगे ना, हम आप तो आप जाइए, मैं तो होके आ गया हूँ, मैं होके आ गया हूँ, आपको बताता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ। सुनिए बारामूला का गांव आर चंद्रामा, बारामूला का गांव आर चंद्रामा में होके आ गया हूँ। ने एक बात बोला कि 1 लाख प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कश्मीर में वही प्रॉपर्टी अभी फजील साहब ने कहा कश्मीर की बात कश्मीर के लोग कहेंगे तो फजील साहब कश्मीर के रहने वाले हैं। आज वक्त पे बात हो रही है, आप 4 चीज गिना नहीं पाए कि वक्त में जो नया संशोधन दिक्कत क्या है। आप 4 चीजों को बताना, आप ऐसे मुसलमानों के खिलाफ है, कोई कह दे हिंदुओं के खिलाफ है, कोई कह दे नहीं। समय को मैं ओपन टू ऑल रखूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा। कौन सा कानून? आपने अभी कहा कश्मीर की क्या हालत हो गई है, मैंने अपना सबूत दे दिया। मैं उस जगह को देख के आया हूँ, मजोम को देख के आया हूँ, शायद आप गए भी नहीं होंगे। बारामूला में आर चंद्रामा आप गए नहीं होंगे, मैं देख के आया हूँ, वहां बहुत बेहतर फिजा है। ये कश्मीर में भाजपा को कैसे सीट मिली, इसी से ना अंदाजा नहीं, चलिए ठीक है, ये चर्चा अंतहीन हो जाएगी जब हम ये तय कर लेंगे कि हमको केवल और केवल नेगेटिव पर फोकस करना है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ जुड़े और आपने चर्चा में हमारे साथ आकर अपना बेशकीमती समय अपना हमारे साथ बिताया। लेकिन चर्चा के दौरान, वक्फ संशोधन बिल के दौरान लोकसभा में अखिलेश यादव और रविशंकर प्रसाद के बीच में खासी चर्चा नोकझोंक जैसी हुई। एक बार सुन लेते हैं क्या हुआ। अगर वक्फ देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? ये तो नहीं चलेगी। सर कुछ और मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं सर इस बहस में जो उठना चाहिए। ये 8 लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी सर। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर। अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। पाकिस्तान या तालिबान नहीं, यहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहां पर एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। माननीय सभापति जी, आज हम केवल संविधान संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसे समानांतर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं जो दशकों से अनियंत्रित रूप से अस्तित्व में है। वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य
मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पर इन्होंने इसको अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। 70 सालों से इन्होंने यही किया है। 1947 में भारत ने एक विभाजन देखा है, वो एक परिवार और एक पार्टी के कारण वो विभाजन हुआ है। आज जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी